वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि पहले दो पार्ट में पढ़ा चुका हूँ सेंटेंस के बारे में। अब आज मैं बता रहा हूँ, पहले जो दूसरा पार्ट था उसमें मैंने असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया था कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। आज मैं बताऊंगा आपको कि असर्टिव सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। उसके बाद बाकी बचे सेंटेंस के काइंड्स जो होते हैं, जो टाइप्स होते हैं, वो पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसकी एक थ्योरी होती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर पर कोई भी सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा, अर्थात जो सेंटेंस तथ्यों को, घटनाओं को स्वीकार करे, जो कथन करे या सूचना दे, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसके दो भाग हो जाते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है सकारात्मक वाक्य अर्थात स्वीकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्म नामक शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्म नामक शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है स्वीकार करना। स्वीकार करना अर्थात जो वाक्य तथ्यों और घटनाओं को स्वीकार करे, जो वाक्य तथ्यों और घटनाओं को स्वीकार करे, उसे क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए कि जो वाक्य तथ्यों एवं घटनाओं को स्वीकार करे, उससे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा इसका जो प्रकार होता है वो निगेटिव सेंटेंस होता है, अर्थात नकारात्मक वाक्य जो बनता है निगेट नामक शब्द से। इसका अर्थ होता है इनकार कर देना, मतलब नकार देना। नकार देना अर्थात जो वाक्य तथ्यों और घटनाओं को अस्वीकार कर दे, इनकार कर दे, मना कर दे कि यह घटना नहीं हुई है, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होने वाला है, वो सेंटेंस हो जाता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जो वाक्य तथ्यों एवं घटनाओं को नकार दे, उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझ गया असर्टिव सेंटेंस का मतलब? अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के एग्जांपल्स, अफर्मेटिव के एग्जांपल्स हो जाएंगे एडिसन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। एडिसन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। एडिसन एक महान वैज्ञानिक था। एडिसन एक महान वैज्ञानिक था। एडिसन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। अफर्मेटिव की परिभाषा होती है जो तथ्यों एवं घटनाओं को स्वीकार करे। यह सेंटेंस इस तथ्य को स्वीकार कर रहा है कि एडिसन एक महान वैज्ञानिक था। एडिसन एक महान वैज्ञानिक था, तथ्य स्वीकारात्मक है। इस घटना को, इस तथ्य को स्वीकार कर रहा है सेंटेंस, तो यह सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। यह सेंटेंस क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। He was going to school. He was going to school. वह स्कूल जा रहा था। वह स्कूल जा रहा था। तो यह भी तथ्य घटनाओं को स्वीकार कर रहा है कि हाँ वह स्कूल जा रहा था। ये सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस हो जाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर यही होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। देख लीजिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इसमें मेन वर्ब ना होकर एडजेक्टिव है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है साइंटिस्ट। नीचे वाले में देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नीचे वाले में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर पर जो भी सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। इसको नोट कर लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर के। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस इसके बाद। निगेटिव सेंटेंस
इसका एग्जाम्पल देखते हैं। He was not going to school. He was not going to school. He was not going to school. वह स्कूल नहीं जा रहा है। वह स्कूल नहीं जा रहा है। वह स्कूल नहीं जा रहा है अर्थात यह जो वाक्य है इसमें होने वाली घटना को अस्वीकार कर रहा है कि वह स्कूल नहीं जा रहा है। He was not going to school। तो यह वाक्य क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसका स्ट्रक्चर जाता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट प्लस मेन वर्ब या एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस जो तथ्य और घटनाओं को अस्वीकार कर दे, मना कर दे, वो होता है निगेटिव सेंटेंस। ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा है, घटना को इनकार कर रहा है। निगेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आएगा नॉट, एडवर्ब नॉट अर्थात निगेटिव वर्ब, फिर मेन वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर पर कोई भी सेंटेंस है तो वो हो जाता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल होगा किंग विक्रमादित्य। किंग विक्रमादित्य नेवर पनिश्ड द इनोसेंट। किंग विक्रमादित्य नेवर पनिश्ड द इनोसेंट। राजा विक्रमादित्य कभी निर्दोषों को दंडित नहीं करते थे। किंग विक्रमादित्य नेवर पनिश द इनोसेंट। राजा विक्रमादित्य कभी निर्दोषों को दंडित नहीं करते थे। यह तथ्य है, यह एक सत्य बात है कि राजा विक्रमादित्य कभी निर्दोषों को दंडित नहीं करते थे। अर्थात इसमें इस वाक्य में घटना को इनकार कर रहा है कि दंडित नहीं करते थे। इसमें जो निगेटिव वर्ड है वो हमारा है नेवर, नेवर, नो वन, नोबडी, ये सभी निगेटिव वर्ड है। नथिंग, ये सब निगेटिव वर्ड है। ये जिस सेंटेंस में आएंगे वो हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। उतार लीजिए एग्जाम्पल्स को फटाफट। असर्टिव सेंटेंस समझ गए? टाइप्स ऑफ सेंटेंस में 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला था असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस आप समझ गए? असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है जो तथ्यों एवं घटनाओं को स्वीकार करे, और नेगेटिव का मतलब होता है जो तथ्यों एवं घटनाओं को नकार दे। ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य को समझना है, इसकी परिभाषा समझनी है। इसकी परिभाषा को समझेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब होता है कि वे वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कोई वाक्य जो प्रश्न पूछता हो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसा कोई वाक्य जो प्रश्न पूछता हो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस is called
इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की परिभाषा, ए सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात वे प्रश्न विभाग के जो प्रश्न पूछते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। जिस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। और भी इसके पहचान है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए पहले। चलिए जैसे एक एग्जांपल देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझने के लिए। व्हाट आर यू डूइंग नाउ। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आप अभी क्या कर रहे हैं, तुम अभी क्या कर रहे हो। या सेंटेंस प्रश्न पूछ रहा है कि तुम अभी क्या कर रहे हो, जो चीज कर रहे हो उसका इस प्रश्न के उत्तर के जवाब में वही काम करेंगे। जैसे मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ तो कहेंगे कि ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर देंगे आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ। मैं इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। प्रश्न था कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आप इस समय क्या कर रहे हैं। उत्तर था कि आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ। तो जो वाक्य प्रश्न पूछते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। इसको नोट कर लीजिए। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रकार बता रहा हूं। चलिए साफ करें। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रकार पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे होते हैं दो प्रकार के। पहला जो होता है वो होता है यस और नो टाइप क्वेश्चन, एस आर नो टाइप क्वेश्चंस। दूसरा डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस और नो टाइप क्वेश्चंस, दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। डब्ल्यू एच का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द, यानी प्रश्नवाचक शब्द वाले प्रश्नवाचक वाक्य। और यस आर नो टाइप क्वेश्चंस। अब इन दोनों को समझते हैं कि यस आर नो टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं और डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं। यस और नो टाइप क्वेश्चंस का मतलब होता है कि जिन प्रश्नों का उत्तर हम केवल यस या नो में दे सकें, जिन प्रश्नों का उत्तर हम केवल यस या नो में दे सकें उसे हम यस आर नो टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए कि जिन प्रश्नों का उत्तर हम यस या नो में ही दे सकते हैं, हाँ या ना में दे सकते हैं, ठीक है, वो सेंटेंस हमारा हो जाता है यस आर नो टाइप क्वेश्चंस। अब इसको पहचानेंगे कैसे। अंग्रेजी में अगर कोई सेंटेंस है तो कैसे पहचानेंगे कि वह यस या नो टाइप क्वेश्चन है कि नहीं है। तो इस सेंटेंस को पहचानने के लिए इस स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, लास्ट में रहता है हमारा क्वेश्चन मार्क। किसी स्ट्रक्चर पर कोई भी सेंटेंस है, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत यदि हेल्पिंग वर्ब से है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो उस सेंटेंस का उत्तर हम केवल हाँ या ना, यस आर नो में ही दे सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर पर कोई भी प्रश्न हो तो उसका उत्तर केवल यस या नो में दे सकते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कहते हैं यस आर नो टाइप क्वेश्चंस। अब आते हैं डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस में। इसमें इस सेंटेंस को पहचानने का आसान तरीका होता है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड अर्थात डब्ल्यू एच टाइप वर्ड होंगे, फिर होगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में चला जाएगा क्वेश्चन मार्क। यानी इस प्रश्न का उत्तर हम केवल हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। जिन सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड अर्थात डब्ल्यू एच टाइप वर्ड से हो उसका आंसर हम केवल यस या नो में नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एच टाइप, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर पर यदि कोई भी सेंटेंस है तो उसको हम बोलेंगे डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूं अभी, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से इत्मीनान से समझिए, इसको नोट कर लीजिए इसको।
चलिए अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। यस आर नो टाइप का एग्जाम्पल। यस आर नो टाइप का एग्जाम्पल क्या होता है? तो लिखा जाए कि अगर आर यू टीचिंग इंग्लिश, आर यू टीचिंग इंग्लिश। चलो मान लिया कि हमसे किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आर यू टीचिंग इंग्लिश, जिसकी हिंदी हो जाएगी क्या आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, क्या आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। किसी ने हमसे प्रश्न किया कि आर यू टीचिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, या फिर ले लेते हैं डू यू टीच इंग्लिश। इसका अर्थ हो जाएगा कि क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं। देखिए ये दो एग्जांपल्स आपके सामने, पहले में करेंगे आर यू टीचिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, दूसरा करेंगे डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब इन दोनों प्रश्नों का यदि हमको उत्तर देना हो तो कैसे दे सकते हैं? आर यू टीचिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो हम कहेंगे हाँ यस, या फिर नहीं पढ़ा है तो कहेंगे नो नहीं। तो इस सेंटेंस का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर हमको केवल दो शब्दों में मिल जाना, यस या नो। नीचे वाला क्वेश्चन कह रहा है डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं, इसका उत्तर भी हम सिर्फ दो शब्दों में देते हैं, यस या नो, हाँ या ना। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर हो जाएगा यस आर नो टाइप क्वेश्चन, क्योंकि उत्तर इसका हम सिर्फ दो ही शब्दों में दे सकते हैं, या दिया जा सकता है यस आर नो, इसको बोलता है यस आर नो टाइप क्वेश्चंस। समझ गए? यस आर नो टाइप क्वेश्चंस। एग्जांपल उतारिए फटाफट। अब आते हैं WH टाइप क्वेश्चंस के एग्जांपल पर। WH टाइप क्वेश्चंस के एग्जांपल पर अब आते हैं। देखते हैं हम यहाँ, अभी मैंने जैसे पहले एग्जांपल बताया था कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ, इसकी अंग्रेजी सॉरी इसकी हिंदी रहती है आप इस समय क्या कर रहे हैं, आप इस समय क्या कर रहे हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए, इसका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ। अब इसको इसका उत्तर एक बार कर सकते यस, कोई पूछे कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ, यस गलत है। अब इसका उत्तर देने के लिए हमको कुछ शब्दों का प्रयोग तो करना पड़ेगा ना। सबसे पहले अब इसका आंसर देते हैं, तो हम लिखेंगे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, मैं इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। मैं इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, मैं इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। यानी इस प्रश्न का उत्तर, वे प्रश्न जिनकी शुरुआत WH टाइप वर्ड अर्थात क्वेश्चन वर्ड से हो, उनका उत्तर यस या नो में हम नहीं दे सकते। उनके लिए कुछ शब्दों का चयन करना पड़ेगा हमको उत्तर देने के लिए। तो वैसे प्रश्न जिनका उत्तर यस या नो में ना देकर कुछ शब्दों का चयन करना पड़े उत्तर देने के लिए, जैसे कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कारण पूछते हैं, क्या कर रहे हो, पूछते क्या हो रहा है, मतलब कार्य कौन सा हो रहा है, कारण क्या है, कौन कर रहा है, वैसे शब्दों को हम बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, समझ गए? अब इसको उतार लीजिए। चलिए साफ करें।
अब आते हैं तीसरे प्रकार के सेंटेंस पर, जिसका नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हम कह सकते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य को समझते हैं, नाम से ही परिभाषा क्लियर हो जाएगी कि आज्ञा सूचक वाक्य वे सेंटेंस जिनसे आज्ञा, अनुमति या अनुरोध, प्रार्थना का बोध होता हो, यानी इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। वे वाक्य, एक बार पूरा सुन लीजिए, कि वे वाक्य जिनसे आज्ञा, अनुमति, अनुरोध का बोध हो, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस अर्थात आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। अगर इंग्लिश परिभाषा लिखने चाहते हैं तो लिख लीजिए ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस a command request is called a sentence that expresses a command request is called imperative sentence. A sentence that expresses a command request is called imperative sentence. वे सेंटेंस, वे वाक्य जो आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना का भाव रखते होंगे, हम imperative sentence कहते हैं। वे वाक्य जो आज्ञा या प्रार्थना का भाव रखते होंगे, हम क्या कहते हैं? imperative sentence कहते हैं। अब इसको उतार लीजिए आप लोग परिभाषा को। चलिए साफ करते हैं। जैसे कहा जाए एग्जाम्पल में कि बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। अभी सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। बाहर जाओ, कोई आदेश दे रहा है कि बाहर जाओ, गेट आउट, या फिर गो आउट, गेट आउट या फिर गो आउट, बाहर जाओ, गो आउट, गेट आउट, बाहर जाओ, आदेश दिया जा रहा है। ऐसे सेंटेंस हो जाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अब आता है कि इंपरेटिव सेंटेंस हम पहचानते कैसे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने के 4 तरीके हो जाते हैं। अब इस 4 प्रकार के स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूं, जिस पर यदि कोई सेंटेंस आता है तो वो हो जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है डोंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तीसरा होता है रिक्वेस्टेड वर्ड अर्थात प्रार्थना सूचक शब्द, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, चौथा होता है रिक्वेस्टेड वर्ड अर्थात प्रार्थना सूचक शब्द, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इन 4 प्रकार के स्ट्रक्चर पर यदि कोई सेंटेंस आता है तो उसे हम कह सकते हैं कि यह सेंटेंस इंपरेटिव है, यानी आज्ञा सूचक वाक्य है। अब इन चारों स्ट्रक्चर पर एक एग्जांपल देख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने कहा कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हमने कहा कि अभी मैंने सेंटेंस लिखा था कि गो आउट, बाहर जाओ, गो आउट, बाहर जाओ, गो आउट, बाहर जाओ, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आउट, गो आउट, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आउट हो जाता है ऑब्जेक्ट। अभी सेंटेंस को हम कह सकते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इंपरेटिव सेंटेंस। दूसरा देखते हैं डोंट या डू नॉट, डोंट या इसको आप डू नॉट भी लिख सकते हैं, प्ले, डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो, धूप में मत खेलो। ये सेंटेंस कह रहा है कि धूप में मत खेलो। डोंट प्ले इन द सन, शुरुआत डोंट से है या फिर डू नॉट से, डोंट प्ले इन द सन, डोंट V1 ऑब्जेक्ट, डोंट प्ले इन द सन, मना कर रहा है कि धूप में मत करो। तो यह सेंटेंस भी क्या हो जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस। अर्थात किसी स्ट्रक्चर पर या फिर किसी स्ट्रक्चर पर कोई भी सेंटेंस आता है तो वो होता है इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या है कि रिक्वेस्टेड वर्ड, प्लीज हेल्प मी,
काइंडली हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, सर प्लीज हेल्प मी, मैम प्लीज हेल्प मी, इस प्रकार के कोई भी सेंटेंस आते हैं जिसमें सबसे पहले प्रार्थना सूचक शब्द जुड़ा हो, प्लीज, काइंडली, जेंटलमैन, सर, मैम, ये सब सेंटेंस हो जाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। देख लीजिए, प्लीज हेल्प मी, इसकी हिंदी होती है कृपया मेरी मदद करें। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, या सेंटेंस भी आपका हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। रिक्वेस्टेड वर्ड V1 ऑब्जेक्ट, और चौथा आता है रिक्वेस्टेड वर्ड डोंट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको ले लेते हैं हम, प्लीज डोंट मेक अनवाइज, कृपया शोर ना करें, प्लीज डोंट मेक अनवाइज, कृपया शोर ना करें। अब इसमें प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्टेड वर्ड प्लीज, फिर आता है डोंट मेक अनवाइज, कृपया शोर ना करें। तो यह सेंटेंस भी हमारा हो जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। यानी इन चार प्रकार के स्ट्रक्चर पर कोई भी सेंटेंस आता है तो वो हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। समझ गए इंपरेटिव सेंटेंस? अब इंपरेटिव सेंटेंस को समझना आसान है, आसानी से समझो कि इन चारों स्ट्रक्चर पर कोई भी सेंटेंस आता है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। ये पहचानने के तरीके हैं इंपरेटिव सेंटेंस को, कि किस प्रकार से अंग्रेजी में अगर कोई सेंटेंस है तो उसको हम पहचानेंगे कि वो इंपरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, असर्टिव है, अपडेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। इन स्ट्रक्चर पर सेंटेंस को हम इंपरेटिव पहचान लेंगे। परिभाषा पहले ही बता चुके, परिभाषा हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि वाक्य जिनसे आज्ञा, अनुमति, अनुरोध का बोध हो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए इसको साफ करते हैं, अगला सेंटेंस समझते हैं। अब आते हैं चौथे सेंटेंस पर जिसका होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य, इसको ध्यान से समझिए। अब इस सेंटेंस का मतलब होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य, वे वाक्य जिनसे आशीर्वाद, अभिशाप, इच्छा, संभावना का बोध उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि ये वाक्य जिनसे आशीर्वाद, इच्छा, अभिशाप, संभावना का भाव प्रकट हो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। परिभाषा लिखना चाहते हैं तो अंग्रेजी में लिख सकते हैं कि अ सेंटेंस दैट expresses bless, wish, cursed, bless, wish, cursed is called optative sentence. A sentence that expresses bless, wish, cursed is called imperative sentence. curse, वे सेंटेंस जो आशीर्वाद, इच्छा और अभिशाप की भावना रखते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर इसका एग्जांपल बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल, may you live long, may you live long, may you live long, आप दीर्घायु हों, आप दीर्घायु हों, आप दीर्घायु हों। अभी सेंटेंस में कह रहे कि may you live long, आप दीर्घायु हों, तो इस सेंटेंस में आशीर्वाद दे रहा है तो वो सेंटेंस हो जाता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक पहचानने का तरीका ये भी होता है, सभी सेंटेंसों में नहीं, कुछ सेंटेंस में जैसे शुरुआत में से हो, अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया हो तो उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कह सकते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। एक और सेंटेंस देख लो, गो टू हेल, या फिर मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ,
यहाँ यह सेंटेंस अभिशाप दे रहा है कि गो टू हेल, भाड़ में जाओ। तो इस सेंटेंस को भी हम कह सकते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये इंग्लिश लैंग्वेज में एक गाली है ना, कि गो टू हेल, भाड़ में जाओ, अभिशाप। ऑप्टेटिव सेंटेंस, आप दीर्घायु, मे यू लिव लॉन्ग। एक और एग्जांपल देख लो, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। भगवान आपका भला करे। गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, गो टू हेल, ये सारे सेंटेंस आशीर्वाद, अभिशाप की भावना प्रकट कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस हमारे हो जाएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। फटाफट बता दीजिए। इसके बाद अंतिम सेंटेंस पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए, और फिर अंतिम सेंटेंस पढ़ते हैं, पांचवा सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसकी हिंदी हो जाती है विस्मय सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य की परिभाषा होती है कि वे वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है कि वे वाक्य जो हृदय में अचानक उठने वाली घटनाओं को, अचानक उठने वाले भावों को प्रकट करे। वे वाक्य जो हृदय में सुख, दुख, आश्चर्य के भाव को प्रकट करे, विदाई के भाव को प्रकट करे, घृणा के भाव को प्रकट करे, अचानक उठने वाले भाव को प्रकट करे, वो हो जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक बार और इसकी परिभाषा समझिए कि वे वाक्य जो हृदय में अचानक उठने वाले भावों को प्रकट करे, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अर्थात वे वाक्य जो हृदय में सुख, दुख, आश्चर्य, घृणा, विदाई, इन सब भावों को प्रकट करे, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। सपोर्ट दैट हम कहते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, समझना कैसे है। तो किसी अचानक हुई घटना को देखकर, किसी अचानक हुई घटना को देखकर हमारे मुंह में से जो पहला शब्द निकल जाता है, वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का निर्माण कर देता है। जैसे मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे हैं, हम रास्ते में गए, अचानक किसी दुर्घटना को देख लिए। दुर्घटना में व्यक्ति जो है, जिस व्यक्ति की दुर्घटना हुई है, या तो वो मर जाता है या फिर वो गंभीर रूप से घायल होता है, तो हम क्या कहेंगे, ओ बेचारा घायल हो गया, या फिर ओ मर गया। तो जो ओ शब्द निकला है, उसी से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का निर्माण हो जाता है। अब मैं बताता हूँ, अगर आसानी से समझना हो तो। हम चूंकि गांव देहात के लोग हैं ना, तो भोजपुरी में ज्यादा रिएक्शन देते हैं। तो भोजपुरी में रिएक्शन कैसे देते हैं, जब कहीं जाएंगे, अचानक कोई घटना देख लिए, अचानक किसी, जैसे कोई मान लीजिए कि हम जा रहे हैं, अचानक शेर देख लिए, अचानक शेर देख लिए, अचानक कोई भयानक जानवर देख लिए, तो हम भोजपुरी में क्या कहेंगे, अरे बाप रे बाप। तो ये जो वर्ड निकला है हमारे मुंह में से, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा है ना। तो जो सब निकला, अरे बाप रे बाप, वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का निर्माण कर देगा। उसी को हिंदी में कहते हैं ओ वाओ, मतलब आश्चर्य प्रकट में वाओ नहीं कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब डरेंगे तो डर का भाव आएगा, तो कुछ शब्द उसके बदले प्रयोग किए जाएंगे, वो हो जाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। किसी आश्चर्यजनक चीज को हमने देख लिया, इंद्रधनुष देखा, रास्ते में गए, बारिश आई है, इंद्रधनुष बना हुआ है, खूबसूरत इंद्रधनुष बना हुआ है, तो क्या करेंगे, वाओ, अरे वाह, इतना खूबसूरत इंद्रधनुष है। तो वो हो जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझ गए कि किसी अचानक कोई घटना को, इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोई भी घटना प्री प्लान नहीं होती है, पहले से सुनियोजित नहीं होती है। अचानक हम देखेंगे और हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होगा, उसी भाव के द्वारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का निर्माण हो जाता है। परिभाषा एक बात मैं बता दे रहा हूँ, ये वाक्य जो हृदय में अचानक उठने वाले भाव को प्रकट करते हैं, उसे हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं, अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे कि सेंटेंस दैट expresses a strong feeling of hurt is called exclamatory sentence। सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रांग फीलिंग ऑफ हर्ट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाक्य जो हृदय में अचानक उठने वाले भाव को प्रकट करे, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, परिभाषा उतारिए, फिर इसके एग्जांपल्स को समझते हैं।
अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानने के लिए सेंटेंस जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो कुछ शब्दों से शुरू होते हैं। जैसे सुख के लिए, सुख के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? वाओ। आश्चर्य के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, सुख के लिए भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, हुर्रे, है ना। अब ऐसे शब्द जो सुख को प्रकट करें कि वाओ, हुर्रे, हुर्रा का मतलब समझते हैं? कभी मैच जब हम लोग खेलने जाते थे बचपन में, या फिर जब तक पढ़ रहे थे हाई स्कूल इंटरमीडिएट, तो गाँव जाके हम लोग टूर्नामेंट खेलते थे। तो बचपन में जब हम लोग की बुद्धि, मतलब लड़कों की थी, छोटे बच्चों की बुद्धि थी, तो जब बाहर जाते थे मैच खेलने के लिए और वहाँ किसी टीम को हरा देते थे, जब फाइनल हम जीत जाते थे, तो रास्ते भर उस टीम को चिढ़ाते हुए आते थे कि हीप हीप हुर्रे। एक चिल्लाता था आगे आगे हीप हीप, तो दूसरा चिल्लाता था हुर्रे, अर्थात हम प्रसन्न थे, प्रसन्नता का भाव प्रकट कर रहे थे। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जा रहा था। दुख के लिए, दुख के लिए लॉस, ओ, आ, ये शब्द अगर जुड़े हुए हैं सेंटेंस से तो वह दुख प्रकट कर देता है। फिर आता है आश्चर्य के लिए, आश्चर्य के लिए प्रयोग करते हैं वाव, वाट, हाउ, इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं आश्चर्य के लिए। सुख के लिए वाव, हुर्रे, दुख के लिए लॉस, ओह, आ, आश्चर्य के लिए वाव, वाट, हाउ। फिर देखते हैं घृणा के लिए, फाई, शेम। इसके बाद विदाई के लिए बाय, गुड बाय। सुख के लिए वाह, हुर्रे, दुख के लिए लॉस, ओह, आ, आश्चर्य के लिए वाह, वाट, हाउ, घृणा के लिए फाई, सेम, और विदाई के लिए बाय, गुड बाय। इन सब से शुरू होने वाले सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें सूचक वाक्य होते हैं। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, दो शब्द ऐसे हैं जो WH टाइप अर्थात प्रश्नवाचक भी हैं, व्हाट और हाउ। तो फिर अगर व्हाट और हाउ प्रश्नवाचक भी हो सकते हैं, तो अगर एक्सक्लेमेटरी में आ जाते हैं, तो फिर हम कैसे पहचानेंगे कि वह सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है कि नहीं है? ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, स्क्रीनशॉट लेकर के। चलिए आगे देखते हैं कि पहले एग्जांपल देख लेते हैं। लॉस, लॉस, he was dead, लॉस, he was dead, अरे वह मर गया। यहाँ दुख का भाव प्रकट कर रहा है, तो यह सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि व्हाट और हाउ से शुरू होने वाला सेंटेंस कैसे एक्सक्लेमेटरी होगा, इसको कैसे पहचानेंगे? तो व्हाट और हाउ से शुरू होने वाला जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आएगा व्हाट या हाउ, फिर आएगा आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है ए एंड द, ये नहीं भी आ सकता है आर्टिकल। इसके बाद आएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आ सकता है, उसके बाद सब्जेक्ट आ सकता है, फिर सबसे लास्ट में आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। और ऐसे सेंटेंसों में हम सबसे लास्ट में देते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक तरीका और होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचानने का कि उसके अंत में आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट या हाउ से शुरू होने वाला सेंटेंस इस नियम पर होता है, इस स्ट्रक्चर पर होता है कि व्हाट या हाउ, आर्टिकल ए एंड द, एक बार फिर बता दें कि नहीं भी आ सकता है, एडजेक्टिव आएगा, नाउन आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट ना आए, तो इस नाउन को ही सब्जेक्ट मान लेते हैं हम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा। एग्जांपल देखिए,
हमने लिखा कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज। कैसा खूबसूरत फूल है वह, कितना खूबसूरत फूल है वह, या क्या खूबसूरत फूल है वह। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, क्या खूबसूरत फूल है वह। अभी सेंटेंस को ध्यान से देखिए, आश्चर्य प्रकट कर रहा है किसी सुंदर फूल को देख के। अभी सेंटेंस को ध्यान से देखिए, व्हाट, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, सब्जेक्ट और लास्ट में आपका आ गया हेल्पिंग वर्ब। समझ गए? इस स्ट्रक्चर पर आने वाले सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी होते हैं। और व्हाट और हाउ से शुरू होने वाले सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि वह एक्सक्लेमेटरी है। व्हाट या हाउ के बाद आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आएगा। इंट्रोगेटिव में नहीं होता है तो उसमें अंतर क्या होता है कि व्हाट या हाउ के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना। समझ गए? तो यहाँ हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है। सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स वो खत्म हो गया। एक विशेष रिक्वेस्ट, यदि आपको यह चैप्टर पूर्ण रूप से समझ में आया है तो ही आप इस वीडियो को शेयर करें और भी बच्चों के पास शेयर करें ताकि लोग समझें कि हाँ हाई स्कूल का चैप्टर 1 इसमें है तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए क्या समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, उसको मैं पुनः समझाऊंगा, बढ़िया से समझाऊंगा, है ना। तो ये सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से इसको देखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस लॉकडाउन की पीरियड में या फिर कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूल बंद है। अभी 15 अक्टूबर से ये है कि स्कूल खुल सकता है, अभी नहीं भी खुल सकता है। चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे, फिर आगे कैसे पढ़ाई होगी, पहले चैप्टर से शुरू होगा। समय हमारे पास कम है, मार्च अप्रैल में एग्जाम भी क्लियर है। तो अगर इन सब की तैयारी करना है तो मैं पहले बता रहा हूँ कि एक एक चैप्टर की तैयारी आपको बढ़िया से कराऊंगा। प्लस कई प्रकार के 10 से 12 बोर्ड पेपर मैं आपको समझाऊंगा, पिछले 10 सालों के बोर्ड पेपर मैं आपको समझाऊंगा। तो एक एक चैप्टर, चाहे वो सेक्शन बी ग्रामर हो या फिर सेक्शन ए हो प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, उन सब को मैं समझाऊंगा और बढ़िया से समझाऊंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा आपको समझ में आएगा। और यदि समझ में आएगा तो ही हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इसको सेंड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसको फैलाइए ताकि वे भी परीक्षा की तैयारी कर सके और बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सके। एक बात की गारंटी मैं देता हूँ कि यदि आप अंत तक मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, मेरे द्वारा बताए गए सभी चैप्टर को आप समझते हैं, तो फिर आपको 90% 85% लाने से अंग्रेजी में कोई नहीं रोक सकता है। मैं एक एक क्वेश्चन को बारीकी से आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसलिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लस ये वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन अंत तक ध्यान से देखना तो ही समझ में आएगा, अंत तक ध्यान से देखना तो ही समझ में आएगा। हाँ, फिर मैं अगले चैप्टर में आपको कल या परसों वीडियो लेकर आऊँगा, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के कितने भाग हो सकते हैं। यानी रीऑर्डरिंग करने के लिए पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसी के आधार पर हमको रीऑर्डरिंग करना होता है ना। और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप किसी भी सेंटेंस का रीऑर्डरिंग कर लेंगे, यानी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये वीडियो केवल 10 क्लास 10 के लिए या आगे क्लास के लिए भी यह वीडियो उपयोगी हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, चूँकि थोड़ी सी परेशानी ये है कि अभी यूपी बोर्ड में पढ़ाई चल नहीं रही है, स्कूल्स बंद है। हम जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस एरिया से मैं आ रहा हूँ, तो देहाती एरिया है, मतलब गांव एरिया है, जहाँ ऑनलाइन क्लासेज भी उस तरह से उपलब्ध नहीं है जैसे शहरों में ऑनलाइन क्लास हो जाते हैं। इसलिए मैंने प्रयास किया, छोटा सा मेरा प्रयास है कि जो भी बच्चे हमारे गांव देहात के एरिया में वो बढ़िया से इस सब्जेक्ट को तैयारी कर लें। मैंने पहले कहा कि मैं हिंदी और सामाजिक विज्ञान की भी तैयारी आपको कराऊंगा, एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन को हिंदी और सामाजिक विज्ञान में भी समझाऊंगा, है ना। हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों की। कल मेरा इंटरमीडिएट क्लास 12 का फर्स्ट वीडियो आएगा, है ना, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा नरेशन, ठीक है। तो कल वो मेरा वीडियो आ जाएगा, तो ठीक है। अब आप इस चैनल को, इस वीडियो को ध्यान से देखना, थोड़ा लंबा है लेकिन अंत तक ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं कल।